तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिफरियो क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। सर हमें एग्जाम में वो पूछे जाते हैं अलग अलग टाइप से कि रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के लिए कहा जाता है, या फिर हमें कोई रासायनिक समीकरण दे दिया जाता है और यह पूछा जाता है ये जो रासायनिक समीकरण आपको दिखाई दे रहा है वो किस टाइप का रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम लोग आज वही कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं को जानेंगे, उनके उदाहरणों के साथ में दो रासायनिक अभिक्रिया करके हम याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संयोजन अभिक्रिया को और वियोजन अभिक्रिया को। इन दोनों अभिक्रियाओं को सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग उसके बाद आएंगे विस्थापन अभिक्रिया को और द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे अपचयन अभिक्रिया को और उपचयन अभिक्रिया को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 3 स्टेप में सारा रिएक्शन को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं किसको, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया किसको कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं संयोजन अभिक्रिया को। अच्छा, संयोजन अभिक्रिया को समझने से पहले आप ये तो जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसको कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया उसे ही कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक बिल्कुल नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लोग इस तरह से संकेत या सूत्र के रूप में दर्शाते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जो रासायनिक समीकरण हो या रासायनिक अभिक्रिया हो, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको जानना चाहिए, जो आप भली भांति जानते होंगे। जैसे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए एक पदार्थ आता है जिसको हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। ये 3 चीज़ के बारे में आप इंट्रोड्यूस तो है ना, तो आप इस चीज़ को बहुत भली भांति से समझ जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं संयोजन अभिक्रिया को समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है, नाम से ही पता चलता है कि यह संयोजन अभिक्रिया। इसमें कोई ना कोई ऐसे पदार्थ हैं जो संयोजित होकर के मतलब जुड़ करके पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, है कि नहीं। तो इसको हम लोग परिभाषित किस प्रकार से करेंगे एक अच्छे तरीके से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब 2 या 2 से अभिकारक आपस में जुड़कर सिर्फ और सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये मेरा कार्बन है, ये कार्बन एक परमाणु है और ये मेरा ऑक्सीजन एक गैस है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन ये 2 अभिकारक आपस में संयुक्त होकर के एक पदार्थ का निर्माण किया जिसको हम लोग CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक 3, 4 भी हो सकता है, अभिकारक सब आपस में जुड़ करके सिर्फ और सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो C+O2 मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का योग होकर के एक पदार्थ का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, क्या कौन सी अभिक्रिया है, यह मेरा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। उसी प्रकार से जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को लाएंगे H2, कभी भी किसी भी परमाणु की संख्या के किसी भी परमाणु संख्या के पैर में अगर 2 लगा रहता है तो आप इसको समझ जाइए कि यह एक गैसीय पदार्थ है कि नहीं। तो ये H2 लिखा मतलब यह है क्या, हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हम लोग को क्या बनता है, H2O यानी कि जल बनता है। इसी प्रकार से जब हम लोग CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड और जल को आपस में जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लोग चूना कहते हैं या फिर बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना जो बाजार में हम लोग जाते हैं लाते हैं, किसी घर को पेंट करने का रहता है, पुताई करने का रहता है, तो हम लोग एक मिट्टी खरीद के लाते हैं, मिट्टी टाइप का रहता है जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। जब हम लोग उसको जल में डालते हैं तो ये दोनों अभिक्रिया करके एक पदार्थ का निर्माण करता है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और इसी को ही हम लोग बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। अक्सर बहुत बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि बुझे हुए चूने का सूत्र लिखें। तो ये जो मेरा सूत्र है CaOH2, ये बुझा हुआ चूना का एक सूत्र है। और अगर बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र कभी पूछता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो मेरा बिना बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो वो मेरा बुझा हुआ चूने का निर्माण करता है जिसको हम लोग घरों में पेंट करते हैं। ये है मेरा संयोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया के कुछ
उदाहरण। इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया हम लोगों ने समझ लिया। एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट करने वाली है कि संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ऊष्माक्षेपी का कहने का मतलब होता है कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का भी निर्माण होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कभी भी कार्बन और ऑक्सीजन गैस जब आपस में अभिक्रिया करती हैं और CO2 का जब निर्माण करते हैं तो साथ में गर्मी यानी ऊष्मा का भी उत्पादन होता है, ऊष्मा का भी उत्पादन होता है, इसीलिए इस संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे जैसे हमें यह भी कहा जाता है कि जिस तरह से इस पृथ्वी पर यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर विश्व उष्णता जैसी संकट आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे संकट हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से हमें गर्मी भी प्रोड्यूस हो रही है, तभी जाकर के हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को देखने को मिलता है। तो इससे हमको पता चलता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, साथ साथ में हमें ऊष्मा भी प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो हम लोग बाजार से लाते हैं कोई चूना पत्थर को और जब पानी में डालते हैं और उस पानी का जब आप टेम्परेचर को चेक कीजिएगा तो उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होती है। इससे यह पता चलता है कि जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और जल को अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो रहा है, इसीलिए संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं वियोजन अभिक्रिया को। पता चल रहा है कि वियोग, यहाँ पर कोई ना कोई पदार्थ है जिसका वियोग होगा और यह अभिक्रिया संपन्न होगा, इसीलिए हम लोग इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको परिभाषित हम लोग किस प्रकार से करेंगे? तो इसको हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे ही क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके एक हम लोग उदाहरण को भी समझ लेते हैं जो हमें अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लाया आयरन सल्फेट को, तो फेरस सल्फेट को लाते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं? उत्प्रेरक के रूप में उसमें हॉट यानी कि गर्म करते हैं उसको, फेरस सल्फेट को लाते हैं। यह एक रासायनिक सूत्र है जो हमारे घरों में आसानी से नहीं मिलेंगे, इसको हमें खरीदना पड़ता है। तो ये फेरस सल्फेट को लाएंगे और उसमें जो हम लोग हीट डालेंगे यानी उसको, अगर ये जो सैंपल होती है वो गर्म करने का सैंपल होती है, इस फेरस सल्फेट यानी कि हम लोग गर्म करते हैं तो हमें देखने को मिलता है क्या? फेरिक ऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। इससे हमें यह देखने को मिलता है फेरस सल्फाइड जो एक अभिकारक के रूप में है और इसको जैसे ही हम लोगों ने गर्म किया तो यह मेरा 3 उत्पाद के रूप में टूट गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ? हमारा इस फेरस ऑक्साइड का क्या हो गया? वियोजन हो गया। तो इसीलिए हम लोग इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब समझ गए वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद के रूप में टूट जाना ही क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें पहला उदाहरण हम लोगों ने देखा क्या? फेरस सल्फाइड को जब हम लोग गर्म करते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड को देखने को मिलता है जो 3 उत्पादकों में टूट जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट करने वाली एक प्रमुख बात यह है कि इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार से इस संयोजन अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते थे, उसी प्रकार से इस वियोजन अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा का जरूरत पड़ता है, ऊष्मा का शोषण करना पड़ता है, इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि यदि हम लोग फेरस सल्फेट को लाते हैं और इसको अगर गर्म नहीं करते हैं, हीट अगर नहीं देते हैं, तो यह मेरा 3 पदार्थों में नहीं टूटेगा। इसको जैसे कि दूसरा उदाहरण से हम लोग समझते हैं। चलिए, ये है मेरा सिल्वर और ये है मेरा ब्रोमीन। तो सिल्वर ब्रोमीन को हम लोग यदि गर्म करते हैं तो यह सिल्वर ब्रोमीन देखिए किसमें सिल्वर में और ब्रोमीन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इन दोनों ही अभिक्रियाओं में हम देख रहे हैं कि इस अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए उत्प्रेरक के रूप में हमें किसका जरूरत पड़ रहा है? तो हमें पड़ रहा है यहाँ पर हीट का, हमें पड़ रहा है यहाँ पर हीट करना पड़ रहा है।
हीट का, हमें इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए इसको गर्म करना पड़ रहा है, मतलब हमें उष्मा का ज़रूरत हो रहा है। तो चूंकि हमें इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए उष्मा का शोषण करना पड़ता है, उष्मा का ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में देखिए कि यह अभिक्रिया जैसे ही संपन्न होती है, उत्पाद के साथ साथ हमें उष्मा भी देखने को मिलता है। इसीलिए संयोजन अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया को उष्माशोषी भी अभिक्रिया भी कहते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये जो सूत्र है वो है मेरा फेरस और सल्फाइड का, और ये जो सूत्र है मेरा फेरिक ऑक्साइड का। ये मेरा सिल्वर ब्रोमाइड है और ये मेरा सिल्वर है और ये मेरा ब्रोमीन है, सिल्वर ब्रोमाइड और ये मेरा सिल्वर और ब्रोमीन। तो ये था मेरा संयोजन अभिक्रिया और ये था मेरा वियोजन अभिक्रिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के साथ।